गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं कक्षा 12वीं भौतिकी का अध्याय 1 स्थिर वैद्युत का अगला क्वेश्चन जो है अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना वो समझाऊंगा। अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो अक्षीय स्थिति पहले तो क्या होती है, इसके पहले विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव जो है वो दो बराबर परिमाण वाले किंतु विपरीत आवेश वाले आवेशों का एक सेट है, यानी कि एक निकाय है। ये दोनों बिंदु आवेश मिलकर जो निकाय बनाते हैं इनको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। ऐसा निकाय जो दो बराबर परिमाण के किंतु विपरीत आवेशों से बना हो और जो दो परस्पर अल्प दूरी पर स्थित हो, तो इसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। अब इसकी जो दिशा होती है द्विध्रुव आघूर्ण की, वो -q से +q की ओर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु है, इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु ये है O, और इस द्विध्रुव के अक्ष को अगर हम आगे बढ़ा दें तो यहाँ एक बिंदु है P। इस बिंदु P पर हमको अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना। तो ये है द्विध्रुव AB, इसकी लंबाई 2L है। O इसका मध्य बिंदु है, अर्थात पूरी लंबाई 2L है, तो ये लंबाई L हो गई O से A तक, और OB की लंबाई हो गई है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु से इसके अक्ष पर R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना हमको। ठीक है, सबसे पहले इस व्यंजक को करने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है। किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि E = F/Q होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, कि किसी एकांक आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो अब हमको मालूम है कूलाम के नियम से क्या होता है विद्युत बल का सूत्र, 1/4πε0 Q1 × Q2 बटे या Q × Q बटे R², और अपॉन Q, ये तो F का वैल्यू है ना, और बटे में Q है, तो हमने ये Q रख दिया, एक Q कैंसिल हो गया, तो E का वैल्यू हमें मिल जाएगा 1/4πε0 Q/R² N/कूलम। ये इसलिए हमें पता होना जरूरी है क्योंकि अगर ये मालूम नहीं होगा तो फिर आप ये कैसे निकालेंगे कि अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति क्या होती है। ठीक है, तो अक्षीय स्थिति का मतलब है कि अगर कोई बिंदु द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित हो तो वो अक्षीय स्थिति कहलाती है। ठीक है, और अगर वो बिंदु अक्ष के लंबवत स्थित हो तो उसको निरक्षीय स्थिति बोलते हैं। तो इसके लिए अब हम आगे फाइंड करेंगे। सबसे पहले चित्रानुसार इतना थ्योरी हम लिख सकते हैं कि ये जो AB है वो द्विध्रुव है, AB द्विध्रुव की लंबाई 2L और केंद्र मध्य बिंदुओं से O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
ठीक है, यहाँ पी पर ज्ञात करनी है। अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, बाद में फिर देखते हैं, अभी आगे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको लिखना है प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र। देखिए ये दोनों आवेश एक द्विध्रुव बना रहे हैं, लेकिन प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र अलग होगा, क्योंकि जहां भी प्लस क्यू आवेश होता है, मैंने बताया था सुबह पिछले वीडियो में कि प्लस क्यू आवेश जो होता है वहां से विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर इसकी दिशा होती है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की, अर्थात इसका डायरेक्शन होगा विद्युत क्षेत्र का प्लस क्यू से बाहर की ओर। ठीक है, तो इसलिए विद्युत क्षेत्र प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू यहाँ पर है तो पी पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इससे बाहर की ओर होगी। ठीक है, तो हम लिखते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इज इक्वल टू, क्या था फॉर्मूला मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको जरूर याद रखें, 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर न्यूटन अपॉन कूलम्ब। इसको याद रखना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फॉर्मूला। तो हम लिखते हैं 1/4πε0 Q अपॉन डिस्टेंस कितना है, देखिए R स्क्वायर नहीं लिखना, प्लस Q से डिस्टेंस कितना है P का वो लिखना है। प्लस Q से डिस्टेंस कितना है इसका BP, ये B है ना, क्या लिखेंगे BP स्क्वायर, R स्क्वायर है मतलब यहाँ BP स्क्वायर लिखना है, यानी जिस आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं उससे दूरी लिखना है, तो प्लस Q से दूरी BP स्क्वायर। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो BP है वो क्या होगा, BP कैसे निकालेंगे, OP में से OB को घटा देंगे, OP में OB को घटाएंगे, OP माइनस OB, R माइनस कितना हो जाएगा L, ये हो गया। इसी प्रकार AP को निकाल लो आप, चलो पहले इसको कर लेते हैं। तो E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस L स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगा इसका, E1 का डायरेक्शन क्या होगा, BP दिशा में, BP दिशा में यानी कि इस साइड बाहर साइड। अब माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन कितना डिस्टेंस है माइनस Q से AP, देन AP स्क्वायर, और AP स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे, AP का वैल्यू कैसे आएगा, देखो जैसे ये मैंने लिखा, AP को हम लिखेंगे, AP होगा OA प्लस OP, यानी OP प्लस OA, OP और OA जुड़ जाएगा, OP प्लस OA, OP का वैल्यू कितना है R और OA है L, R प्लस L, तो यहाँ क्या लिख देंगे 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस L स्क्वायर। इसका डायरेक्शन क्या होगा, देखो E2 इस तरफ है, E2 अपोजिट होगा, E1 के अपोजिट होगा, क्योंकि मैंने बताया ना कि माइनस Q में विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करती है, माइनस Q की ओर जाती है, और अगर धनावेश है प्लस Q है तो वो उससे बाहर निकलती है, तो माइनस Q है ना इसलिए उसी तरफ जाएगा विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ क्या लिखेंगे, किस डायरेक्शन में होगा, ये होगा PA डायरेक्शन में, PA दिशा में। चूंकि ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट को, चूंकि E1 इज ग्रेटर देन E2, अब मैं ये लिख रहा हूं, अब आप सोचिए कि क्यों ऐसा है, चूंकि E1 इज ग्रेटर देन E2, E1 जो है वो E2 से बड़ा है मैग्नीट्यूड में, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो E1 का E2 से बड़ा है। कैसे पता चला कि बड़ा है, आप ये वाला एक क्वेश्चन देखो, ये इसको देखो, E1 का वैल्यू और E2 का वैल्यू देखो, चूंकि E1 के वैल्यू में बाकी सब कुछ सेम है, देखो 1/4πε0 और Q भी है, यहाँ पे भी देखो सेम है, अंतर ये है कि यहाँ Q के बटे में क्या लिखा है R माइनस L स्क्वायर, और यहाँ क्या लिखा है R प्लस L स्क्वायर। एक उदाहरण मैं बताता हूँ, मान लीजिए R का वैल्यू है 2, L का वैल्यू है 1,
तो Q बटे R माइनस एल का मतलब हो जाएगा Q बटे 2 माइनस 1 स्क्वायर, मतलब कि Q बटे 2 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर यानी कि 1 बचेगा। Q अपॉन 1 हुआ इवन का मान, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। और R प्लस एल कर देता हूँ मैं, Q बटे R प्लस एल। तो यहाँ पे देखो Q बटे R का वैल्यू कितना है 2 और L का वैल्यू है 1, स्क्वायर करना है। Q बटे 2 या 1 3 का स्क्वायर यानी कि 9, Q बटे 9। अब आप खुद सोचो कि E1 का वैल्यू है Q अपॉन 1 और E2 का वैल्यू है Q अपॉन 9, तो बड़ा कौन होगा? यहाँ पर Q को 1 से भाग दे रहे हैं, ठीक है, एक हिस्से में तोड़ रहे हैं, और यहाँ Q को 9 हिस्से में तोड़ रहे हैं, तो बड़ा वैल्यू तो ये होगा ना। ये कोई किसी की संपत्ति बहुत सारी है, उसका एक ही बेटा है ना, उसकी संपत्ति है मान लो 100 एकड़ और उसका एक ही बेटा है, तो उसकी पूरी जायदाद पूरी संपत्ति एक ही बेटे की होगी ना, यानी कि 100 एकड़, क्योंकि एक ही भाग बन रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखो 100 एकड़ में 9 भाग हैं, तो 9 भागों में डिवाइड हो जाएगी 100 एकड़ की संपत्ति 9 लोगों में बराबर डिवाइड होगी। इसका मतलब है कि जो ज़्यादा डिवाइड हो रहा है वो तो छोटा ही होगा, इवन बड़ा होगा, क्योंकि उसमें 1 से भाग दे रहे हैं, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, छोटी संख्या से भाग दे रहे हैं इसलिए इवन बड़ा होगा, और ये बड़ी संख्या से भाग दे रहे हैं इसलिए E2 छोटा होगा। तो मैंने एक उदाहरण से इसलिए समझाया क्योंकि अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि E1 क्यों बड़ा है E2 से। इसलिए परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E मॉड के अंदर लिख देंगे हम, क्योंकि वहाँ पे दिशा भी लिखी है, तो हम मॉड के अंदर लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा। मॉड के अंदर कब लिखते हैं? जब कोई भी सदिश राशि को अदिश बनाना हो, यानी उसका परिमाण निकालना हो, तो मॉड के अंदर लिख दो तो वेक्टर साइन हट जाएगा, ठीक है। मॉड के बाद, मॉड में लिखने के बाद जो भी राशि मिलती है वो हमेशा पॉजिटिव रहती है, निगेटिव नहीं रहती है। अब यहाँ पे देखो E1 का वैल्यू लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R प्लस R माइनस एल स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R प्लस एल स्क्वायर, कॉमन ले लेंगे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 को, यहाँ बचेगा R माइनस एल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल स्क्वायर, सॉरी R माइनस एल। अब इसको सॉल्व करना है, इसको मिटा दूँ, चित्र को बने रहने दें, ये थ्योरी मिटा देते हैं, ठीक है। आप देखें, आप रिपीट करके वीडियो देख सकते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 ये होगा R प्लस एल स्क्वायर माइनस R माइनस एल स्क्वायर, और इसको हम लिखेंगे R माइनस एल इंटू R प्लस एल का होल स्क्वायर। मैं 1-2 स्टेप डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप समझ जाइएगा, समझा भी दूंगा फिर बाद में, यहाँ पे थोड़ा जगह नहीं है। R स्क्वायर R प्लस एल स्क्वायर, R प्लस एल का होल स्क्वायर मतलब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RN। इसका ब्रैकेट ओपन कर दें, देखिए R स्क्वायर A माइनस B का होल स्क्वायर यानी कि R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RN, ब्रैकेट ओपन कर दूँ, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, ताकि एक स्टेप कम हो जाए इसलिए ऐसा मैंने किया। यहाँ A माइनस बी और A प्लस बी, इसका एक फार्मूला होता है A माइनस बी इंटू A प्लस बी इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये तो इसका हुआ, लेकिन बाहर भी स्क्वायर लगा है तो ये ऐसा हो जाएगा, जो कि बाहर स्क्वायर लगा है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, R स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस 2RL प्लस 2RL 4RL हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 4RL इंटू Q R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब हम लिख देते हैं इसको अलग अलग, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू 2L, ये अलग, देखिए 4 में से 2 अलग कर लिया और Q को अलग किया यहाँ से, L को और Q को, Q इंटू 2L
एंड यहाँ कितना बचेगा, 2 और बचेंगे तो 2r बचेगा। इसको क्यों अलग किया अभी हम बताते हैं। देखिए इसको इसलिए अलग किया था क्योंकि Q इंटू 2L होता है द्विध्रुव आघूर्ण, चूंकि लेकिन हम जानते हैं कि Q इंटू 2L होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। उसकी जगह P लिख देना है, इसकी जगह पुट कर दो। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/4π0 और ये हो जाएगा, इसकी जगह हो गया P तो 2PR हो गया, r² माइनस l² का होल स्क्वायर। फिर लिखेंगे चूंकि l² इज मोर लेस देन r²। देखो ये l ये है OB और OA, लेकिन r ये इतना है, O से लेकर P तक, ये ज़्यादा बड़ी दूरी। तो आपको मालूम होगा कि जब भी कोई छोटी राशि का स्क्वायर करते हैं तो वो और छोटा हो जाता है, और अगर बड़ी राशि का स्क्वायर करते हैं तो और बड़ा होता है। देखिए मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। n का वैल्यू मान लीजिए 0.1 है, ठीक है, और r का वैल्यू है, l का वैल्यू ये है और r का वैल्यू कितना है 1 है। तो देखो अब हम स्क्वायर करते हैं l स्क्वायर का, तो कितना हो जाएगा 0.1 यानी 1/10, इसका स्क्वायर किया तो कितना हो गया 1/100। सॉल्व करेंगे 0.01 आए, और r का स्क्वायर मैंने किया तो ये 1 होगा, मतलब कि 1 ही आए। तो ये देखो ये तो 1 ही है, यानी कि वो बड़ा है ना उससे, 1 है। अगर 2 होता तब तो और बड़ा हो जाता, लेकिन ये देखो ये जितना था उससे 10 गुना और छोटा हो गया, यानी कि l² इज मोर लेस देन r²। ये प्रूव हो गया कि 0.01 इज मोर लेस देन 1, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि l² छोटी राशि है, उसका स्क्वायर करने से बहुत छोटा हो गया r² के कंपैरिजन में, इसीलिए हम यहाँ पर r² के कंपैरिजन में l² को नेग्लिजिबल मानेंगे, अतः l² को नगण्य मानने पर, नगण्य का मतलब है नेग्लिजिबल, यानी कि 0 कर देंगे, उसको गणना में नहीं लेंगे। तो ये देखो कितना हो जाएगा 1/4π0 2PR, r की पावर 4, क्योंकि l 0 हो गया, r एक कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आ गया 1/4π0 2P/r³ न्यूटन/कूलम। तो अच्छी स्थिति में ये आगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, ये 2P/r³ न्यूटन/कूलम आएगा। एक बार 2 बार आप इसको रिपीट करके देख लेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। और इसका डायरेक्शन क्या लिखेंगे हम, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरफ होगी, तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है इसमें, ये उसी तरफ होगी जिस जो E1 और E2 में से जो ज़्यादा है, यानी कि E1 का डायरेक्शन ज़्यादा है, E1 का परिमाण ज़्यादा है ना, E1 बड़ा है E2 से, इसलिए परिणामी तीव्रता भी E1 की ओर ही होगी, ठीक है। लिख देंगे परिणामी तीव्रता E की दिशा किस तरफ होगी, E1 की दिशा में होगी, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया आसान भाषा में समझाने की। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके क्वेश्चन जो आप यहाँ पूछ सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर समझ में आया हो तो उसे दूसरों को भी देखने के लिए कहें। थैंक यू।